नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित अनिका के वहां पर कॉलेज में जाने का इंतजाम करने के लिए कहता है। साथ में वो कहता है कि मैंने बड़ी रानी को यहाँ पर डिनर के लिए बुलाया है, उनके साथ ही बात करके मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ जल्दी सॉल्यूशन निकाल लूंगा। वैसे तो तुम जानती हो, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे कल की मीटिंग की भी तैयारी करनी है, इसलिए अब्दुल और चिराग के साथ मुझे कुछ काम है। और हाँ, मैं सर्वेंट को रात के डिनर की भी तैयारी के लिए कह देता हूँ। वैसे तो तुम्हारे कहे के अनुसार वहां पर रेखा मौसी पहले से ही उनकी मदद कर रही है, सब कुछ रेडी हो रहा है, लेकिन हमें वहां उनकी मेहमान नवाजी के लिए थोड़ी सी और भी डिशेज को आई थिंक बनाना चाहिए। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसके बाद रोहित अब अनिका के चेहरे पर किस करता है। अनिका अभी भी रोहित को फटी हुई आंखों से देख रही थी। तभी रोहित अनिका से फिर से कहता है, क्या है अनिका, तुम तो अभी भी मुझे एकदम से हैरानी से देख रही हो यार। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तो तुम स्माइल कर दो। रोहित की ये बात सुनकर अनिका के फेस पर भी अब एक स्माइल आ जाती है और अब अनिका रोहित को बाय बोल देती है। रोहित भी अब अपने रूम से बाहर चला जाता है। रोहित अब्दुल और चिराग के रूम के अंदर जाकर अब वो रूम का दरवाजा बंद कर देता है। वैसे तो रोहित अब्दुल और चिराग को अपने रूम में भी बुला सकता था, लेकिन रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके ऊपर किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी शक हो। वहां अनिका भी अब इस वक्त यही प्लानिंग कर रही थी कि वो कॉलेज जाकर क्या करेगी और क्या और वो कैसे इस केस को सोल्व करेगी, क्योंकि अनिका के लिए अब इस कॉलेज में एंटर करना सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जब तक अनिका इस कॉलेज के अंदर एंटर नहीं करेगी तब तक अनिका इस केस को सोल्व नहीं कर पाएगी। अनिका बस यही सोच रही थी कि तभी अनिका के रूम में बने एक स्टैचू ने कहा, अनिका मैडम, वी हैव रिसीव्ड वन पार्सल फॉर यू, प्लीज टेक दिस पार्सल। अनिका ने जब अपने कमरे में से उस स्टैचू की ये आवाज सुनी तो अनिका ने जल्दी से उस स्टैचू की आवाज को सुनकर वो बाहर जाती है, क्योंकि अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो पार्सल किसी के भी हाथों में आए, यहाँ तक कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में भी नहीं। क्योंकि अनिका की खुद स्वाति को भी यही हिदायत थी कि वो पार्सल किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। अनिका जैसे ही सुना, इसलिए वो जल्दी से ये सुनकर बाहर निकल गई। अनिका ने अब वहां पर पहले इसके दरवाजे को खोला और वो जैसे ही बाहर की तरफ गई तो उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी दरवाजे को देखकर ही फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे के पास पहले से ही एक स्टैचू वहां पर खड़ा हुआ था, जिसके हाथों में वही बॉक्स था जो यहाँ पर अनिका के लिए आया था। अनिका अब एकदम से हैरान थी कि गेट के पास से मेन डोर तक ये बॉक्स यहाँ पर अंदर आया तो आया कैसे। लेकिन अनिका अब यहाँ पर ज्यादा न सोचते हुए वो जल्दी से अब अनिका उस बॉक्स को उस स्टैचू के हाथों से ले लेती है। उसे लेकर अब अनिका जल्दी से अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेती कि कोई उसे यहाँ पर देखे। अनिका अपने दुश्मनों की पैनी नजर और उनके टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अब अनिका यहाँ पर हर एक कदम को फूक फूक कर रखना चाहती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके दुश्मनों को किसी भी तरह का कोई भी शक हो या उनके ऊपर अगर वो उनकी निगाहें हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से यह आशंका हो कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। जैसे ही अनिका ने अब उस बॉक्स को अपने रूम में जाकर खोला तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि आज से पहले जब भी अनिका ने अपनी माँ से कुछ भी मांगा था, किसी भी तरह की हेल्प, तो स्वाति मल्होत्रा हमेशा की तरह ही अनिका को कि वो सरप्राइज तो दे देती थी। जो अनिका उनसे जो चीजें मांगती थी स्वाति मल्होत्रा उसे बेझिझक दे देती थी, लेकिन वो उसे एक पहेली के साथ देती थी, क्योंकि उस चीज को यूज करने से पहले अनिका को उसकी पहेली को सुलझाना होता था, ताकि वो किसी के भी गलत हाथों में ना पड़े। लेकिन आज ये पहली बार था जब उस केमिकल के फॉर्मूले को स्वाति मल्होत्रा ने अनिका को सीधे ही दे दिया था, इसलिए अनिका के चेहरे पर अब मुस्कान थी क्योंकि एक तो पहले ही उसके पास बहुत ही कम समय था और अनिका अगर इस फॉर्मूले के लिए भी अगर पजल को सोल्व करने के लिए लग जाती तो उसका इसमें बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला था, इसलिए अनिका ये देखकर खुश थी।
ये वही केमिकल का फॉर्मूला था जो रोहित की बॉडी से निकाला गया था। उसके कुछ सैंपल अभी भी स्वाति मल्होत्रा के ही पास थे, इसलिए वही सैंपल और उसका फॉर्मूला सब स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के पास एग्जामिन के लिए भेज दिया था। अनिका जानती थी कि रात में बड़ी रानी और उनकी फैमिली डिनर पर आने वाली है, इसलिए अनिका का भी अब वहाँ, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके साथ अनिका का भी रहना कितना जरूरी था, अनिका ये अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए अनिका ने सोचा कि डिनर के लिए थोड़ा टाइम है, इसलिए वो इस फॉर्मूले के वो बाद में लैब में जाकर उस केमिकल की स्टडी करेगी। अनिका यही सोच रही थी कि अभी थोड़ा वक्त है, तो वो अपने बच्चों के रूम की तरफ चली जाती है। तो अनिका ने जैसे ही बच्चों के रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि तीनों बच्चे अपने अपने मोम और डैड के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। तीनों बच्चे यहाँ पर रोहित और अनिका के पिछली रात जब वो उनके साथ सोए थे उस बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि रिया रोहित और अनिका दोनों से ही बहुत ही नाराज थी। रोहित अपने भाई आर्यन और अलेक्जेंडर को कहती है कि मोम और डैड क्या अब कितने बदल चुके हैं। लास्ट नाइट वो हमारे साथ सोए थे, लेकिन सुबह वो दोनों यहाँ से गायब थे। मुझे तो ये शक भी हो रहा है कि वो यहाँ पर पूरी रात हमारे साथ थे भी या नहीं, या वो तभी हमारे सोते ही हमारे रूम से चले गए थे। और देखो, एक तो वो पूरी रात हमारे साथ नहीं थे और ऊपर से सुबह से हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। ये सुनते ही जैसे ही अनिका ने बाहर दरवाजे के पास रिया के मुंह से ये बात सुनी तो अनिका को भी थोड़ा सा रिया की ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा था, वो क्योंकि अनिका ने इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है क्योंकि आपके मोम और डैड आपकी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस लतिका के वेलकम की तैयारी कर रहे थे। हालांकि हालांकि रिया को इसके बारे में ये सरप्राइज पहले ही पता चल गया था, लेकिन ये बात भी तो सच थी, क्योंकि रिया जानती थी कि अगर प्रिंसेस लतिका और उसकी फैमिली अगर महल में आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए कुछ खास इंतजाम करने होंगे, जिसके लिए यहाँ पर रोहित और अनिका का वर्क प्रेशर ही बढ़ेगा। इसलिए रिया भी अभी अनिका की बात से सहमत होती है। जैसे ही तीनों बच्चों ने जब अपनी माँ की ये बात सुनी तो आर्यन और अलेक्जेंडर ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रिया तो पहले से ही खुश थी, इसलिए वो अब और भी ज्यादा खुश होकर अपनी मम्मा को हक कर लेती है। रिया ये भी भूल जाती है कि थोड़ी ही देर पहले रिया अपने मोम और डैड से नाराज थी। तभी अनिका के फोन में रोहित का एक मैसेज आया कि वो नीचे जाकर देख ले एक बार, क्योंकि यहाँ पर रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जब राजमहल से कोई भी यहाँ पर रानी या उसका परिवार आए तो उनकी मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कमी हो। इसलिए रोहित एक बार अनिका को मैसेज करता है कि वो अपने हिसाब से एक बार एटलीस्ट वो भी चेक कर ले। हालांकि यहाँ पर कोई भी शक नहीं था कि उनके मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कोई भी कमी हो, लेकिन अनिका अगर एक बार उसे चेक कर लेती तो उससे शायद रोहित को भी एक सेटिस्फेक्शन होता। अनिका अब रोहित के इस मैसेज पर हैरान थी। तभी रिया ने अनिका से पूछा, क्या हुआ मम्मा? तभी अनिका अपने ध्यान से रिया की आवाज को सुनकर अपने ध्यान से बाहर आते हुए कहती है कि आप सबके डैड मुझे नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, क्या हम भी मोम नीचे जा सकते हैं? क्या कोई सरप्राइज है हमारे लिए? मम्मा जल्दी चलो, मुझे भी देखना है अगर हमारे लिए कोई सरप्राइज है तो। रिया अब हड़बड़ी में रिया अब अनिका का हाथ पकड़कर उसे एलिवेटर की तरफ खींचती है। वो उसे अनिका का हाथ पकड़कर उसे जल्दी जल्दी में एलिवेटर के लिए पास ले गई और वो उन दोनों और आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही उनके पीछे पीछे थे। जल्दी से वो सब अब नीचे पहुंच चुके थे और उन सब ने देखा कि वहां पर नीचे तो सभी आए हुए हैं और सभी किसी चीज को देख रहे थे। जैसे ही वो तीनों सभी के पास गए तो तीन खूबसूरत गाउन थे और तीनों ही बहुत ही सुंदर थे। रेखा मौसी उस गाउन को देख रही थी जो जो बड़ी रानी के लिए आया था, तो वहीं रिया भी प्रिंसेस लतिका के गाउन को देखकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि प्रिंसेस लतिका के गाउन का डिजाइन सच में बहुत ही अच्छा था। भूमिका ने जब वो गाउन देखा तो वो कविन आलिशा के लिए आया था, तो भूमिका अनिका के पास जाकर अनिका के कानों में कहती है, वैसे ये कविन आलिशा का गाउन अच्छा लग रहा है ना? वैसे मानना पड़ेगा रोहित की चॉइस है ना एक नंबर की। अनिका
तभी अनिका भी एक एंग्री लुक अनिका भूमिका को देखती है, क्योंकि अनिका भूमिका के इंटेंशंस को समझ जाती है कि वो यहाँ पर अनिका को टीज करना चाहती थी। भूमिका की इस बात पर अब अनिका ने भी कहा कि हाँ, वो सब हमारे घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं, तो रोहित ने सिर्फ कविनालिशा के लिए ही भूमिका ये गाउन नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने वहां पर बड़ी रानी और लतिका के लिए भी ये लिया है। अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है कि तुम्हें क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ता अनिका। रोहित, तुम्हारा दिल पता नहीं किस चीज का बना हुआ है। रोहित, आखिर इतना खूबसूरत गाउन यहाँ पर प्रिंसेस यहाँ पर रानी आलिशा के लिए लेकर आया है, लेकिन तुम्हें उसके लिए भी फिर भी जेलसी फील नहीं हो रही? क्योंकि एक बार इस गाउन को तो देखो अनिका, ये कितना खूबसूरत है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत ही खूब बारीकी से कारीगरों ने पता नहीं कितने ही दिन में इसे तराश कर पूरा किया होगा। तभी अनिका कहती है हाँ भूमिका, तो क्योंकि जब कवि नालिशा ये इतनी बड़ी फ्रांस की रानी है तो सोचने वाली बात है ना, उनके लिए चीज भी तो उतनी ही कीमती होनी चाहिए। अब भूमिका भूमिका तो एकदम से बिल्कुल ही सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि जो चीज वो यहाँ पर अनिका को फील कराना चाहती थी वो तो अनिका को फील हो ही नहीं रही थी। अनिका यहाँ पर उस अनिका का टोन बिल्कुल ही नॉर्मल था। अनिका ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे यहाँ पर इन सब चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि सच भी यही था, क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित बिल्कुल भी उनमें से नहीं है जो कि अपनी बीवी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। भूमिका की अब इस बात पर अनिका जवाब देती है रोहित ने सबके लिए रोहित बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भूमिका, इसलिए मुझे रोहित पर पूरी तरह से ट्रस्ट है। मैं कभी भी रोहित के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोच सकती। अनिका भले ही भूमिका से ये कह रही थी, लेकिन अंदर से उसे भी कुछ है थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था, लेकिन इतना भी नहीं। बाकी वो अपने आप को काफी ही नॉर्मल प्रिटेंड कर रही थी। अनिका जानती थी कि रोहित भले ही एक अच्छे गेस्चर से ये ड्रेस कविन आलिशा को देगा, लेकिन कविन आलिशा इसे एक स्पेशल गिफ्ट ही समझेगी। क्योंकि कविन आलिशा के दिल और दिमाग में रोहित के लिए क्या चल रहा था सालों पहले से अभी तक अनिका से छुपा नहीं था। अनिका उसके बारे में अच्छी तरह से जानती थी। बस कविन आलिशा की तरफ से ही अनिका को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बाकी रोहित की तरफ से अनिका बिल्कुल ही एक तरह से नॉर्मल थी। अनिका बिना किसी एक्सप्रेशन के सर्वेंट्स को कहती है कि आप सब इन सभी को गिफ्ट को रैप कर दीजिए। ये कहते हुए ही अनिका ने सबसे कहा वो सब आने वाले ही होंगे, इसलिए जल्द से जल्द आप इस काम को फिनिश कर दीजिए। आप सब भी जल्दी से तैयार हो जाइए। ये कहते हुए ही अनिका अपने रूम में चली जाती है। अनिका के जाने के बाद अब भूमिका वहां खड़े हुए सभी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। पहले तो सब मना कर देते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर भूमिका के प्लान में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये प्लान शायद ठीक नहीं है। लेकिन फिर भूमिका सभी को वहां पर अपनी बातों से मना लेती है, क्योंकि भूमिका का तौर तरीका वो सब अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था यहाँ पर भूमिका की बात को मानने के अलावा। यहाँ तक कि अब तीनों बच्चे भी अब भूमिका की बात को मान जाते हैं। अनिका अब अपने रूम में पहुंच जाती है तो वो देखती है कि रोहित अभी भी फोन पर ही लगा हुआ है। कल की इंपीरियल ग्रुप की मीटिंग की तैयारी में ही अनिका साफ साफ देख पा रही थी कि कल के इस ग्रुप की तैयारी के लिए रोहित अब कितना ही बिजी था। उसे यहाँ पर एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं थी, यहाँ तक कि उसे इस बात का भी आभास नहीं था कि अनिका यहाँ कमरे में आ चुकी है। अनिका अब रोहित को ऐसे देखते हुए अनिका उसे डिस्टर्ब नहीं करती और अनिका सीधे ही अपने ड्रॉर से कपड़े निकालकर शावर लेने के लिए चली जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जब वो शावर लेकर अनिका बाहर आती है तो अनिका ने देखा कि रोहित अभी भी वैसे ही बिजी था, इसलिए अनिका अब जल्दी से बाहर आती है। अनिका ने यहाँ पर एक व्हाइट और रॉयल ब्लू के कॉम्बिनेशन में एक साड़ी को वियर किया था। अनिका साड़ी वियर करके अब अपना थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करने के लिए वहां पर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसने एक सिंपल सा हेयर स्टाइल भी बनाया हुआ था। वो अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, जो कि नाम मात्र ही था। और अनिका अब पूरी तरह से नॉर्मली तैयार थी। हालांकि अनिका का मेकअप वगैरह सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल था, लेकिन अनिका की खूबसूरती के आगे इस मेकअप के कोई मायने ही नहीं थे। और एक ऊपर से जो अनिका ने साड़ी को वियर किया था उसका कॉम्बिनेशन अनिका के ऊपर बहुत ही खिलकर आ रहा था।
अनिका अपने एक हाथ में बैंगल को पहन रही थी, तभी दूसरे हाथ में अनिका ने अपने एक वॉच को डाला हुआ था। जैसे ही अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई तो रोहित ने पीछे से आकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी ही तरफ खींच लिया। रोहित की इस हरकत पर अब अनिका ने रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ और अभी मुझे बच्चों के रूम में भी जाना है। मुझे देखना है कि बच्चे अभी रेडी हुए हैं या नहीं। प्लीज ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित ने जवाब दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अनिका, अब मेरी बीवी ही इतनी खूबसूरत है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मुझे किस इतना रोहित ने ही कहा था कि अनिका ने रोहित को एक हल्का सा धक्का दे दिया, जिससे रोहित सीधा ही अपने बेड पर गिर गया। हालांकि अनिका ने यह धक्का बिल्कुल ही हल्का दिया था ताकि रोहित को उसके वजह से उसके उसके ऊपर अभी भी जो जख्म थे उसके ऊपर उसके धक्के का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अनिका को किस तरह से क्या करना है वो अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए पूरी मेजरमेंट करने के बाद ही, सब चीजों को सोचने के बाद ही अनिका ने इतने स्लोली उसको धक्का दिया था। लेकिन रोहित जो कि बिल्कुल ही ढीले शरीर से खड़ा हुआ था, वो जल्दी से पीछे की तरफ बेड पर गिर जाता है। अनिका अब रोहित की तरफ घूर घूर कर देखती है। रोहित भी अब बेड पर लेटा हुआ अनिका को ही देखता रहता है कि इतनी जल्दी वो ऐसे कैसे गिर गया। तभी अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाइए, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अपने रूम से बाहर निकल जाती है और रोहित वहीं पर ही थोड़ी देर तक तो अपने बेड पर पड़ा हुआ अनिका को जाता हुआ देखता है। लेकिन जब अनिका उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, तब रोहित भी अनिका के कहे अनुसार जल्दी से ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। अनिका अब तक कुछ ही देर में बच्चों के रूम में चली गई थी, तो अनिका ने देखा कि रूम में सिर्फ आर्यन और अलेक्जेंडर ही थे, जो वो ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए थे। अनिका ने जब दोनों ही भाइयों से पूछा कि रिया कहाँ है, तभी तभी अनिका की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, मोम, वो भूमिका, रिया तो भूमिका बुआ के रूम में है। अब तक भूमिका और रिया भी रेडी हो गए थे। अनिका भी यही सोचती है कि अगर रिया भूमिका के कमरे में है तो यहाँ पर वो रिया अनिका की टेंशन ऑलमोस्ट खत्म थी, क्योंकि भूमिका उसे अपने अकॉर्डिंग रिया को तैयार करवा सकती थी। इसलिए भूमिका ने ही रिया को भी एक प्रिंसेस गाउन पहनवा कर रेडी कर दिया था। एक तरफ जहां पर रोहित के पैलेस में सभी के वेलकम की तैयारी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अब तक बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका अपने राजमहल में कविनालिशा का उसके कमरे से आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका दोनों पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन अभी तक क्वीनालिशा अपने कमरे से उतरकर नहीं आई थी। प्रिंसेस लतिका ने अब बड़ी रानी से कहा, बड़ी रानी, क्या हमने जो आपसे मांगा था अलेक्जेंडर के लिए, क्या वो आ गया है? क्या वो तैयार है? प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और कहती है, भला हमारी प्रिंसेस हमारे से कोई चीज मांगे और वो हम रेडी ना करें, क्या आज तक पहले ये कभी हुआ है? ये कहते हुए वो अब प्रिंसेस लतिका की तरफ देखकर स्माइल करती है। जैसे ही वो दोनों अभी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं, तभी उन दोनों की नजर ही स्टेयर के केस से आते हुए कविनालिशा पर गई। दोनों ही अब बिल्कुल ही फटी हुई आंखों से कविनालिशा को ही देख रही थी। आज कविनालिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज कोइंसिडेंटली कविनालिशा का गाउन का कलर भी रॉयल ब्लू और व्हाइट के ही कॉम्बिनेशन में था, जैसा कॉम्बिनेशन सेम है अनिका की ड्रेस पर था। लेकिन अनिका ने साड़ी को वियर किया था, यहाँ पर कविनालिशा ने एक गाउन को वियर किया था और उसके हेड का कलर भी बिल्कुल व्हाइट और रॉयल ब्लू के ही कॉम्बिनेशन में था। कविनालिशा ने मिनिमम ज्वेलरी को कैरी किया हुआ था, क्योंकि उस गाउन के साथ ज्यादा ज्वेलरी को केयर करना भी शायद ठीक नहीं होता। आज क्वीनालिशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि कविनालिशा पहले से ही दिखने में भी खूबसूरत थी, लेकिन अनिका से कम ही। जैसे ही वो बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका के पास गई, तो दोनों ने ही कविनालिशा की खूबसूरती की बहुत ही तारीफें की। कविनालिशा ने भी अपने हेड सर्वेंट से कहा, क्या मिस्टर मारवा के लिए जो गिफ्ट हमने तैयार करने के लिए कहा है, क्या वो सब तैयार हैं? हैंड सर्वेंट ने भी कविनालिशा को जवाब देते हुए कहा, रानी साहिबा, आपने जो भी कहा था वो सब हमने पहले से ही तैयार कर दिया है और उसे गाड़ी में भी रखवा दिया है। सब कुछ पहले से ही तैयार है। ये सुनते ही अब बड़ी रानी ने कविनालिशा से कहा, तुम्हें लगता है अब तुम्हें लगता है अब हमें यहाँ से
निकलना चाहिए या अभी भी थोड़ा सा और टाइम चाहिए है। ये सुनते ही अब कवीना आलिशा भी एक स्माइल देती है क्योंकि वो जान जाती है कि बड़ी रानी उन्हें ऐसे क्यों कह रही है, क्योंकि कवीना आलिशा ने यहाँ पर तैयार होने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया था। अब बड़ी रानी फिर से कहती है, मुझे लगता है अब जल्द से जल्द हमें यहाँ से चलना चाहिए, सब वो वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे।